वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के 5th चैप्टर दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की डिफरेंट स्टेट की बात करेंगे, हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे, लिक्विड स्टेट की बात करेंगे, गैसीय स्टेट की बात करेंगे कि क्या होते हैं, कैसे हम इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे जो मेन है वो हम लोग बात करने वाले हैं गैसीय स्टेट के बारे में। और इस चैप्टर के बहुत बढ़िया हैंड रिटन डिजिटल नोट्स बना रखे हैं, वो कहाँ पर मिलेंगे, वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए वैसे तो मैटर की कई सारी स्टेट होती हैं, बट हम बात करते हैं हमारी जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं। हमारी अर्थ पे मैटर की 3 स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और ये तीनों स्टेट है ना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर सकती हैं। जिस टेम्परेचर पर ये तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं उस टेम्परेचर को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। क्या बोला जाता है? ट्रिपल पॉइंट। और वो टेम्परेचर कौन सा है? एट अ टेम्परेचर ऑफ 0.0098 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर है 4.58 मिलीमीटर। वाटर जो है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप सबको पता होगा वाटर की सॉलिड स्टेट को हम लोग आइस बोलते हैं, लिक्विड स्टेट में तो वो होता ही है, और जब वो वेपर फॉर्म में चला जाता है तो हम लोग बोल देते हैं कि वो गैस है। ठीक है कि नहीं? अब बात करें कि सॉलिड में मेन बात क्या होती है। देखिए बेटा, सॉलिड के अंदर जो होते हैं ना पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, बहुत साथ साथ एक दूसरे के जुड़े होते हैं वो। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बहुत ही ज्यादा होती है, बेहद ज्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लिक्विड की बात करोगे, लिक्विड में पार्टिकल थोड़े से दूर दूर रहेंगे, उनके बीच में तनिक गैप होगा। और गैसीय स्टेट में तो और ज्यादा गैप हो जाएगा। गैसीय स्टेट में तो मतलब इनको तो पहले ही कोरोना से है, वो हवा में ही आता है ना, ये तो ऑलरेडी बहुत दूर दूर होते हैं। तो मतलब अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज नेग्लिजिबल। लिक्विड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी हाई। और अगर गैस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी हाई। और अगर आप बात करते हो लिक्विड्स की तो इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस इनके बीच का होता है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के बीच का। अगली बात करें, सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है, और लिक्विड के अंदर वो बीच में कहीं वैरी करती है। हमने जो मेन फोकस करना है वो करना है अबाउट गैसियस स्टेट। यहां पर कुछ कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, ये सिर्फ पढ़ने की बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। गैसेस डोंट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस एक्वायर्ड द शेप ऑफ कंटेनर। गैसेस की कोई शेप नहीं होती और ना ही उनका कोई वॉल्यूम होता है, वो बिल्कुल जितना उनको कंटेनर मिलता है उसी की शेप में वो आ जाती हैं। दे हैव वेरी लो डेंसिटी। ठीक है ना, दीज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, दे आर हाईली डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ मैटर। डिफ्यूज समझते हो ना, मिक्स हो जाना सब्सटेंसेस का, एक जगह पे हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चले जाना, मिक्स हो जाना, एक दूसरे में बहुत इजीली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, दे पोसेसेस लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहां पर एक वर्ड आता है थर्मल एनर्जी। कौन सा शब्द आएगा भाई? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी याद रखिए। गैसेस हैव हाईएस्ट, गैसेस हैव, ये थर्मल एनर्जी कहते कैसे? पहले तो बात ये है कि थर्मल एनर्जी हम किसे कहेंगे? एनर्जी विच अराइज ड्यू टू द मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल्स के मोशन से अराइज होती है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? थर्मल एनर्जी। अब देखिए सबसे इजीली पार्टिकल्स मोशन कहां पर है, कहां पर पार्टिकल इजीली मूव कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली इन केस ऑफ गैसेस के केस में वो इजीली मूव करेंगे। तो याद रखिए गैसेस हैव हाईएस्ट थर्मल एनर्जी। गैसेस के केस में हाईएस्ट होने वाली है क्या? थर्मल एनर्जी। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लोवेस्ट किस में होगी, किस केस में आपको सबसे कम थर्मल एनर्जी देखने को मिलने वाली है, तो ब्रो वो होने वाली है सॉलिड्स के केस में। सॉलिड्स में बहुत कम थर्मल एनर्जी होगी। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब गैसेस को मेजर करना है बेटा। अब देखो ये चैप्टर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन है, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो न्यूमेरिकल्स में आपको ना
एक ही चीज के लिए कई सारी यूनिट्स पता होनी चाहिए और आपको उनको इंटर कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मास की। मास को किस में एक्सप्रेस करते हैं बेटा? ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, मोल्स में। और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं बात करूं मोल्स की, मोल्स का फॉर्मूला रहेगा वॉशिंग मशीन। वॉशिंग का मतलब होता है वेट बाय मोलर मास या गिवन मास बाय मोलर मास। इसके बाद बात होती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है कि किसी लिक्विड ने या किसी गैस ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो अच्छे से याद रखना, वॉल्यूम को जनरली एक्सप्रेस किया जाता है लीटर में। अब आपको पता नहीं चाहिए लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, या फिर आप उसे लिख सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? 1 डेकामीटर क्यूब या 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है। अगली बात होती है प्रेशर। प्रेशर की जो सबसे कॉमन यूनिट है वो है एटमॉस्फेरिक। इसके अलावा बार, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये भी है। अब देखिए 1 एटमॉस्फेरिक जो होता है ना वो 760 मिलीमीटर ऑफ किसके इक्वल होता है? मरकरी के, या 760 टोर के, 1.013 बार के। बट जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करने लगोगे तो आप 1 एटमॉस्फेरिक को 1 बार ही ट्रीट करने वाले हो, सो दैट की कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए आपकी। ठंड बहुत है भाई, दैट्स व्हाई है। या फिर 1 एटमॉस्फेरिक 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। बात करें टेम्परेचर की। टेम्परेचर की 2 यूनिट बहुत फेमस होती हैं, एक होती है सेल्सियस, एक होती है केल्विन। तो अगर आपको कभी सेल्सियस दे रखा है, मान के चलो 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो आप उसे केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो, या फिर ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो 273.15 जोड़ दो, तो वो केल्विन में आ जाएगा 283.15 केल्विन। इस तरह से आप डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट कर सकते हो ब्रो? केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। आगे बढ़े, न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ चलें। इससे पहले इस चैप्टर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आता है। देखिए आप लोग बात कर चुके हो इंटर एटॉमिक फोर्सेज की। इंटर एटॉमिक फोर्सेज कौन सी होती हैं? वो फोर्स जो ऑपरेट करती हैं बिटवीन एटम्स, जो एटम्स के बीच में काम करती है, लाइक आयनिक बॉन्ड, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड। आप कमेंट सेक्शन में बताना आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग किसे कहते हैं। अच्छा, आप सबको पता है कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? बताइए, कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहा जाता है? कोवेलेंट मैं बता रहा हूं, चलो ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहा जाता है? विच अराइज या विच फॉर्म्ड ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग, ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, उस बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है 2 तरह के मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। एक होते हैं हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल, एक होते हैं यहां पर हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब ये मैं क्यों करा रहा हूं? क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा जी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसी से लिंक्ड है, पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर किसे कहा जाता है? जैसे मान के चलो H के बीच में और Cl के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब शेयरिंग हुई है, बॉन्ड ये कोवेलेंट ही है, बट कोवेलेंट में भी कौन सा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहा जाता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय बिटवीन एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हमारा कोई बॉन्ड ऐसे एटम्स के बीच में बन जाए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। अगर मान के चलो कुछ ऐसा हो जाए, गलत लिख रहा हूं, पोलर कब बनेगा? क्षमा चाहता हूं, एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे भैया तभी तो चार्ज आएगा ना, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। ये ग्रुप 18 के जितने पास होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर मैं यहां पर बॉन्ड बना दूं बिटवीन Cl एंड Cl, तो इन पे क्या ही चार्ज आएगा? इन पे कोई भी चार्ज नहीं आने वाला, कोज इन दोनों की पावर जो है वो सेम है। तो याद रखिए नॉन पोलर बॉन्ड कहां पर बनता है? बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हमारे पास एटम्स हैं और ऐसे एटम हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? दादा सेम है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पोलर
कोवेलेंट बॉन्ड या मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स किसे कहते हैं। इंटर अलग अलग, मोलिकुलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी, ठीक है ना। क्या लिखा गया है, द फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स। कई तरह की फोर्सेज होती हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बेटा जी आपको कहां देखने को मिलेगी। सबसे पहले हमारे पास है डायपोल डायपोल। डाई का मतलब डाई नहीं होता, डाई का मतलब दो होता है, जहां पर दो पोल हो। देखिए डिफरेंस होता है एक पोलर सब्सटेंस में और एक आयनिक सब्सटेंस में। समझाता हूं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है भैया, फोकस कीजिएगा। एक हमारे पास होता है आयन। आयन क्या होता है, जिसमें प्रॉपर चार्ज आता है, जैसे NaCl है। NaCl को अगर आप अलग करोगे तो Na पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, Cl पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। ये जो चार्ज है इसी वजह से आयन है। एक हमारे पास होते हैं डायपोल। डायपोल किसे कहेंगे, जैसे कि HCl है, H पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज है, इसे डायपोल कहते हैं या इसे पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो याद रखिए जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है ये आपको कैसे देखने को मिलेगी। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन ऑपरेट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। कैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट करती है भैया, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ऑपरेट करती है। कैसे सर, जैसे कि हमारे पास है HCl, ठीक है, H पे हल्का सा पॉजिटिव होगा, Cl पे हल्का सा नेगेटिव होगा। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ब्रो, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा है, ये हमारे पास एक और HCl है, इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स, देखिए इसका जो नेगेटिव एंड है इसके पॉजिटिव एंड की तरफ थोड़ी बहुत अट्रैक्शन शो कर रहा होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम कर रही होती है, समझिए ना। जैसे एक हस्बैंड वाइफ होता है, वो दो एटम्स है, आपस में लिंक्ड होते हैं, उनकी बॉन्डिंग वैसे ज्यादा अच्छी होती है, बट उनकी फैमिलीज भी तो आपस में जुड़ जाती है। जो हस्बैंड वाली फैमिली है, जो वाइफ वाली फैमिली है, वो भी तो आपस में, उनके भी तो बॉन्ड बने होते हैं, वो भी तो रिश्तेदार बने जाते हैं। तो ये बड़े वाली फैमिली है मतलब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या रहेगा, नेक्स्ट कौन सी फोर्स है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अच्छा एग्जांपल है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। क्या है टॉपिक का नाम, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड का मतलब होता है पैदा होना, पैदा करना, कि हमारे पास एक पोलर सब्सटेंस था और उसने एक और पोलर सब्सटेंस को पैदा कर दिया। मतलब दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑपरेट बिटवीन, इस तरह की फोर्स कहां पर ऑपरेट करती हैं, ऑपरेट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कहां पर काम करती हैं भैया इस तरह की फोर्सेस, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है कि नहीं। अब समझिएगा, तो जैसे कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, ये हमारे पास है पोलर है, इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज है। ये हमारे पास क्या है भैया, पोलर है। और ये हमारे पास एक दूसरा सब्सटेंस है, ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। अब मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल देता हूं, शायद आप मेरी बातों को जल्दी समझ पाओ। वो हमारी हरियाणा में एक डायलॉग होता है, जैसी संगत वैसी शोभा। मतलब जैसे हम संगति में रहते हैं ना, वैसे ही हमारे अंदर गुण भी अराइज होने लग जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि अगर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है तो थोड़े थोड़े अच्छे गुण आप में भी आने लग जाएंगे। वो होता है ना भाई, चंदन के पेड़ के पैस रह के नीम भी चंदन हो जाता है, पुरानी कहावत है। अब देखिए ये पोलर सब्सटेंस है, नॉन पोलर है। अब ये मत बोल देना सर ये नॉन पोलर है तो इसकी तरह का देगा ना ठीक है कि नहीं। तो इसके अंदर भी थोड़े से आप क्या ऑब्जर्व करोगे बेटा, इन सब्सटेंस के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे कि पोलैरिटी राइज हो जाएगी। इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं आपको, एक मैग्नेट होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक करैक्टर होता है, एक आयरन होता है। लोहे में मैग्नेटिक करैक्टर नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी और को अपनी तरफ खींच सके। बट अगर आप देखोगे कि
मैग्नेट के साथ अगर लोहा बना रहे, चुंबक के साथ लोहा चिपका रहे, देन कुछ टाइम के बाद उस लोहे में भी थोड़ा सा मैग्नेटिक करैक्टर आ जाता है। इसी तरह से इस पोलर के साथ रह के जो नॉन पोलर सब्सटेंस है इसमें भी थोड़ा सा पोलर नेचर आ गई है, इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड पोलैरिटी। ठीक है कि नहीं, इसके अंदर इंड्यूस्ड हुआ है, अभी पैदा हुआ है इसके अंदर ये पोलर नेचर। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयन डायपोल इंटरेक्शन। नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है भाई। आयन डायपोल किसमें होगा? जहां पर एक आयन होगा आपके पास और एक क्या होने वाला है? डायपोल होने वाला है। मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। अगला हमारे पास क्या है? आयन डायपोल इंटरेक्शन। अब किसे कहते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन? फोकस कीजिएगा एक बार। देखिए, जहां पर एक तो हमारे पास आयनिक मॉलिक्यूल होगा और एक हमारे पास क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है NaCl। NaCl एक आयन होता है जिसमें प्रॉपर Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे कौन सा चार्ज होता है भैया? नेगेटिव। और पोलर में क्या हो जाएगा? जैसे कि हमारे पास HCl है, HCl में H पे हल्का सा पॉजिटिव, इस पे हल्का सा नेगेटिव। अच्छा, जो अट्रैक्शन होती है वो किस तरह से होती है भैया? एक का पॉजिटिव एंड होगा, दूसरा का नेगेटिव एंड होगा, उनके बीच में ही अट्रैक्शन होगी ना भाई। अब यहां पर जो अट्रैक्शन हो रही है बेटा, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग बोलने वाले हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट होगी हमारे पास भैया आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन का? आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन का मतलब हुआ कि एक हमारे पास, इंड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, कि आयन ने एक पोलर सब्सटेंस को पैदा किया है। जैसे कि हमारे पास NaCl है, ठीक है, NaCl में तो प्रॉपर Na पर पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर प्रॉपर है तो उसे हम आयन बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास क्या है? Cl2 है, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है। अब देखिए, अभी ये हमारे पास आयन है और ये हमारे पास क्या है? नॉन पोलर सब्सटेंस है। बट इसके साथ रह रह के इसमें भी क्या आ जाएगा? हल्का सा पॉजिटिव, हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो आप 12th क्लास में भी ऑब्जर्व करोगे और आगे बढ़ोगे केमिस्ट्री में, एक चीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी, लंडन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, या वैन डर वाल्स फोर्सेज जिसे हम लोग कह सकते हैं, डिस्पर्सन फोर्सेज जिसे कह सकते हैं। इस तरह की फोर्सेज क्या होती हैं? लंडन फोर्सेज कहां पर ऑपरेट करेगी? बिटवीन प्योरली नॉन पोलर, जहां पर जिन सब्सटेंसेस की डायपोल मोमेंट जब जीरो होती है ना, ऐसे जितने भी हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे जितने भी हमारे एटम्स होते हैं, उनके बीच में ये लंडन फोर्सेज आपको देखने को मिलने वाली हैं। फॉर एग्जांपल नोबल गैसेज हैं, ठीक है ना। और लंडन फोर्सेज के बारे में एक बात मैं आपको बता देता हूं, या फिर इन्हें वैन डर वाल्स फोर्सेज बोल देते हैं। और ये लंदन फोर्सेज जो इनका नाम रखा गया, ये मैं सोचना कि इनको सबसे पहले लंदन में देखा गया, दैट्स व्हाई इनका नाम ये पड़ा है भाई, साइंटिस्ट के नाम पे ये आया है, साइंटिस्ट का नाम था हमारे का, ठीक है ना। लंदन फोर्सेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर आपको 2-3 एटम या 2-3 मॉलिक्यूल दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए तो आप देखोगे जिसका साइज सबसे बड़ा है, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? ब्रांचिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, सोच के बताना। एक जगह पे है नियोन, एक जगह पे है आर्गन, एक जगह पे है क्रिप्टॉन, ठीक है, एक जगह पे है जिनोन। अब मैं आपसे पूछूं किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स, या डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्सेज। मतलब जितनी ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है। और मैंने क्या बोला? लंडन फोर्सेज होती है एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती हैं। डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होगा, और जब साइज बड़ा होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होती चलेंगी। तो भाई साहब ये हमारा आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है जिनोन का। अब आगे जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ोगे आप देखोगे, मतलब बेटा 11th में भी आपके 2-3 चैप्टर आएंगे, 12th में भी आएंगे, तो यही होता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। वो बढ़ता क्यों है? क्योंकि साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, और साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने से लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अगली बात करें, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइएगा यहां पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू यू किसका होने वाला है?
ये मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट सेक्शन में खुद से ही बता दें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता देना कि अकॉर्डिंग टू यू किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसे इथेन बोलते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी सुन के आए हो, हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई साहब ये जब तक केमिस्ट्री है तब तक आपकी साथ नहीं छोड़ने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है, ठीक है। ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड से वीक होता है, बट इंटरमोलिकुलर फोर्स जितनी भी है उन सबसे ही स्ट्रॉन्ग होता है। बीच में होता है कहीं, देखिए एक तो हमारे पास होती है इंटर एटॉमिक बॉन्ड, इंटर एटॉमिक बॉन्ड जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक हमारे पास होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उनके बीच में जो स्ट्रेंथ आती है वो किसकी आती है दादा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इवन लिखा भी गया है, देख लो, वैन-डर-वाल्स फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलते हैं आयनिक बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड पॉजिटिव बिहेविंग हाइड्रोजन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल। देखिए हाइड्रोजन जुड़ा होगा एक मॉलिक्यूल में और उसको सामने की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख रहे होंगे, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जनरली क्या होंगे? 99.9% वो फोन ही होंगे, ठीक है। तो इनकी तरफ कुछ ना कुछ अट्रैक्शन शो करेगा। हाइड्रोजन जब पीरियोडिक टेबल के डॉन के साथ जुड़ता है, जॉन बनेगा डॉन नहीं, फोन बनेगा डॉन। पीरियोडिक टेबल का डॉन कौन है? फोन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ओनली अबाउट 5 to 10% एज स्ट्रॉन्ग एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक डाटा है, याद रखने की बात है कि कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में 5 to 10% ही स्ट्रॉन्ग होता है। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। देखिए यहां पर जैसे HCl है, ये HCl है, ये HCl है, ठीक है बेटा। अब इस पे ध्यान दो तो इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे हल्का सा नेगेटिव, सिमिलरली इस पे हल्का सा पॉजिटिव, इस पे हल्का सा नेगेटिव, इस पे हल्का सा पॉजिटिव, इस पे हल्का सा नेगेटिव, ठीक है ना। फोकस कीजिएगा। अब देखिए इसका अब इनके बीच में अट्रैक्शन है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड कब होता है? जब हमारे पास क्या मान के चलो HF है, देखिए यहां पर HF के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है। हाइड्रोजन ने इधर बॉन्ड बना रखा है, इस पे हल्का सा पॉजिटिव रहेगा, इस पे हल्का सा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या होगा? हाइड्रोजन अपने वाले फ्लोरीन के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, देखो ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ तो जुड़ा हुआ है, बट पड़ोसियों की तरफ डोरे डाल रहा है। होता ना, आप लोग कहीं गए हो, कोई अच्छा लगा, कोई अच्छी लगी, बट उसका कोई फ्यूचर ना हो, इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड कि ठीक है किसी और के साथ ऑलरेडी हो बट अट्रैक्शन किसी और तरफ फेंक रहा है। ऐसे हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ा हुआ बट अट्रैक्शन दूसरी तरफ फेंक रहा है, तो इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन इसकी तरफ अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक डिटेल्ड लेक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड पे ले आऊंगा, क्योंकि चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, जेई के लिए जा रहे हो, नीट के लिए जा रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी सी ज्यादा इज्जत डिजर्व करता है, और बहुत सारे कंसेप्ट हैं इससे रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जाते हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम मस्ट बी कोवेलेंटली बॉन्डेड टू NOF यानी कि फोन, एंड द अदर नेगेटिव एटम शुड बी एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 275 पिकोमीटर, ठीक है कि नहीं। आगे मूव करें। टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं। दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, पहला इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है कि नहीं। आगे मूव करें। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है डायरेक्टली, चलो इस बात पे नहीं आते। अब दो तरह के बॉन्ड है, कौन कौन से? एक तो इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रामोलिकुलर। इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर नाम से क्लियर है, अलग अलग। जब हमारे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोगों को देखने को मिलने वाला है उसको हम लोग कहेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे फोकस करो, ये HF है, बहुत शानदार बात नहीं है ये हमारे पास HF है, ये हमारे पास दूसरा HF है, ये हमारे पास तीसरा HF है, ये हमारे पास फोर्थ, ये फिफ्थ, ये HF है बेटा। ये HF के अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। अब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर, ये है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रा कब होती है? देखिए इंटर को हम सिंपली कई बार बोलते हैं, इंटर का मतलब होता है
इंटर मीन्स होता है बेटा जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट करती है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और एक होती है इंट्रा। इंट्रा किसे कहते हैं? विच ऑपरेट विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल। समझ रहे हो? जैसे आईपीएल है, आईपीएल के मैच मतलब, या फिर रणजी ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी में क्या होता है, हरियाणा का मैच पंजाब के साथ हो जाएगा, हरियाणा का मैच दिल्ली का या मुंबई का, इस तरह से मैचेस होते हैं। तो ये क्या है? इंटरनेशनल मैच है। बट मान के चलो भारत का मैच पाकिस्तान के साथ है, भारत का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, ये इंटरनेशनल मैच है। इंटरनेशनल मतलब अलग अलग नेशंस के बीच में, इंटरनेशनल मतलब अलग अलग स्टेट के बीच में, बट विद इन द नेशन। इंटरमोलिकुलर मींस अलग अलग मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर मींस एक ही मॉलिक्यूल होगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिएगा, इंट्रामोलिकुलर का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है इसका। देखिएगा यहां पर ये हमारे पास है ऑर्थोनाइट, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, अगर आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास है हाइड्रोजन, और ये अट्रैक्शन शो कर रहा है टुवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इनके बीच में जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये 3 डॉट दिखाई दे रही है, ये 3 डॉट ही क्या कहलाती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। बट ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, तो ये कौन से बॉन्ड होगा भाई? एक ही मॉलिक्यूल में अगर सारी कहानी घटित हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये थे हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और इसके बाद हमारे आते हैं गैस लॉज। अब गैस लॉज की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात स्टार्ट करते हैं अबाउट गैस लॉज की। अभी देखिए गैस के कई सारे लॉज होते हैं, ठीक है ना। और मैं सिंपली बात करूं तो ये बिल्कुल ऐसे हैं, ए बी सी, है ना, ए बी सी। ए का मतलब होता है हमारे पास आवोगाड्रो लॉ, बी का मतलब होता है हमारे पास बॉयल्स लॉ, एंड सी का मतलब होता है हमारे पास चार्ल्स लॉ। ए ने बात की थी ए की, ए बात करता है अमाउंट की। बी ने बात की थी बी की, बार की, बार की मतलब किसकी? बार इज रिलेटेड टू प्रेशर। एंड सी, चार्ल्स ने बात की थी सी की, सी मीन सेल्सियस, एंड सेल्सियस इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। ये इन तीनों का शॉर्टकट होता है। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है भैया? सबसे पहले हमारे पास है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स जी ने क्या बात बोली? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर the volume of a given mass of gas is inversely proportional to the pressure। अब देखो कोई भी आपके पास एक कंटेनर है, अब भैया कोई भी एक कंटेनर है, मान के चलो ये हमारे पास एक कंटेनर है, यहां पर हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं, इन पे हमने कोई प्रेशर नहीं लगाया तो इनका कुछ वॉल्यूम है। और अगर मैं यहां पर प्रेशर लगा दूंगा, बेटा जी कॉमन सेंस की बात है कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना, दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। या फिर प्रेशर की भी यही बात है, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना कम प्रेशर लगता है, जितना ज्यादा वॉल्यूम होता है उतना ही कम प्रेशर होगा, और जितना कम वॉल्यूम होगा, जितनी भीड़ भाड़ ज्यादा होगी उतना ही प्रेशर ज्यादा होने लगेगा, ठीक है नहीं। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां से वॉल्यूम जो है, देखिए रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम जो है कम होने वाला है। तो ये क्या है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसको हटाएंगे तो यहां से क्या आएगा? P इज KV, और ये क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल टू K। तो बेटा ये K क्या है? ये K हमारे पास एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ में बात हुई है तो इसको बोला जाता है बॉयल्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? बॉयल्स कांस्टेंट। और यहां से इक्वेशन भी बन जाएगी, अगर आप इक्वेशन बनाना चाहो तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट ही आने वाला है, ठीक है। P1 V1 इज इक्वल टू क्या आएगा? P2 V2 इज इक्वल टू क्या आएगा? इनको कंपेयर कर दो, एंड यहां से जो हमारे पास बन के आया है, ये हमारे पास बन के आया है बॉयल्स इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बॉयल्स इक्वेशन। ये तो हमें पता है दैट कि जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो अगर आप V का और P का ग्राफ बनाने लगो तो देखिए ग्राफ किस तरह से बना हुआ है। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे थोड़ा अच्छे से, ओके ये अच्छे से नहीं समझाया जाएगा, यहां से मैं बता देता हूँ। देखिए एक तरफ आपने क्या ले लिया?
एक तरफ आपने V लिख लिया, एक तरफ आपने P लिख लिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स देखिए एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घट रही होगी। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है बट यहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम है, और यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत कम है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। और अगर यहीं पर मैं कुछ ऐसे कर दूं, मतलब एक तरफ मैंने क्या लिख दिया 1/v एंड यहाँ पे क्या लिख दिया P। P एंड V इन्वर्सली हैं तो 1/v के साथ तो इसका यही रिलेशन होगा ना भाई, ठीक है। बिल्कुल जीरो से क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रेशर कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो रहता ही है। आगे मूव करते हैं। अगर आप अलग अलग टेम्परेचर के लिए बात करते हो तो ओके, बहुत शानदार बात नहीं थी ये हमारी। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये P और ये V का जो ग्राफ है ये बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। ये है टेम्परेचर T1, ये है टेम्परेचर T2, ये है टेम्परेचर T3। तो T1 से ज़्यादा है T2 से ज़्यादा है T3, कुछ इस तरह से हमारा ये होने वाला है। आगे मूव करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या हुआ। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेकामीटर ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 डेकामीटर एट 330 डिग्री सेल्सियस। देखिए आपको क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, कितना दिया गया है 500 डेकामीटर क्यूब, ठीक है। और भाई साहब और क्या दे रखा है आपको, प्रेशर दे रखा है P1 कितना दे रखा है 1 बार। उसके बाद V2 कितना है भाई, वॉल्यूम आपको बोल रहा है कि इसको लेके जाओ आप 200 डेकामीटर क्यूब तक, तो आपको प्रेशर बताना है कि प्रेशर कितना लगाना चाहिए। तो यहां से आप क्या लगा सकते हो, बॉयल्स इक्वेशन लगा सकते हो आई गेस। क्या होगी बॉयल्स इक्वेशन, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए ना। तो V1 P1 कितना है, ये है हमारे पास 500, और ये P2 हमें कैलकुलेट करना है, V2 अपॉन में चला जाएगा जो कि 200 कैंसिल। तो ये P2 कितना आ गया, यहाँ से P2 आ जाएगा यहाँ पर 2.5 बार। अच्छा, मैं आप लोगों को बोल रहा था कि इस चैप्टर के बढ़िया वाले नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से, या फिर क्लास 11th के लिए मैं एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाने की सोच रहा हूँ, चैनल बनाने की सोच रहा हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, वो ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। बॉयल्स के लिए अलग से अगर आप, इफ आई हैव 5.6 लीटर ऑफ गैस इन अ पिस्टन एट प्रेशर ऑफ 1.5 एटमॉस्फेरिक, तो P1 कितना दे रखा है, प्रेशर 1 कितना दे रखा है 1.5 एटमॉस्फेरिक, ठीक है ना। और V1 कितना दे रखा है, वॉल्यूम कितना है उस टाइम 5.6 लीटर, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि एंड कंप्रेस द गैस टू इट्स वॉल्यूम इज 4.8 लीटर, यानी कि V2 कितना हो गया है यहाँ पर 4.8 लीटर हो गया है। आपको P2 यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से इक्वेशन लग सकती है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। बेटा यहाँ से अगेन आपको P2 निकालना आ जाएगा, P2 निकाल सकते हैं सिंपली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ की दो डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं क्या लिख रहा है। एट कांस्टेंट प्रेशर, अच्छा देखिए उसमें कांस्टेंट टेम्परेचर था, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है ना उसे बोलते हैं आइसोथर्म। आइसो का मतलब सेम, थर्म मतलब थर्मामीटर टेम्परेचर, और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ओके सॉरी, यहां पर एक खास शब्द यूज करते हैं हम लोग आइसोबार, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में भी आएंगे ये शब्द। आइसो का मतलब सेम और बार का मतलब क्या होता है, प्रेशर। यहां पर हम लोग प्रेशर सेम रखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 of its original volume at 0 degree Celsius for every degree rise or fall of temperature। किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें जो इंक्रीज होता है हर डिग्री सेल्सियस पे कितना इंक्रीज होता है भाई 1/273 इंक्रीज होता है। ये डेफिनेशन कहना चाह रही है और कुछ भी नहीं। जो भी वॉल्यूम है हर एक टेम्परेचर, हर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे उसमें कितना इंक्रीज होता जाएगा 1/273। अब देखो प्रॉपर सिंपल डेफिनेशन पे आते हैं। चार्ल्स में बात होती है सेल्सियस की, टेम्परेचर की। अब आप खुद से बताओ, अगर कहीं पर टेम्परेचर बढ़ रहा हो, अगर कहीं पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। प्रेशर कुकर है, उसमें आपने एक लिक्विड ले लिया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो भाई साहब वो सीटियां मारने लग जाता है। रीजन क्या है, वहां पर प्रेशर भी बढ़ रहा है, वहां पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है उस गैस का, ठीक है। तो साधारण शब्दों में क्या कह सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द टेम्परेचर। V इज प्रोपोर्शनल टू T। यहां पर लिखवा देता हूं मैं,
तो यहां से हम लोग समझ गए V इज प्रोपोर्शनल टू T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसको हटाएंगे, V इज इक्वल टू KT, वॉल्यूम बाय टेम्परेचर जो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को क्या बोल देंगे बेटा जी हम लोग, दिस कांस्टेंट इज नोन एज चार्ल्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसे, चार्ल्स कांस्टेंट। और यहां से इक्वेशन बन सकती है, क्या इक्वेशन बन सकती है अगर आप बनाना चाहो तो, V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, एंड दिस इज नॉट ओके। बहुत शानदार, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये है। और इस इक्वेशन को क्या बोलने वाले हैं हम लोग, दिस इक्वेशन इज नोन एज चार्ल्स इक्वेशन, इसे हम लोग बोलने वाले हैं चार्ल्स इक्वेशन। अब अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ बनाने को बोलूं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर तो डायरेक्टली है ना भाई, तो इस तरह से वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ता ही चला जाएगा। अब न्यूमेरिकल ट्राई करें, देखिए एक जगह पे आपको वॉल्यूम दे रखा है V1 कितना 3 सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर दे रखा है 2 डिग्री सेल्सियस। कभी भी डाटा आप सेल्सियस में नहीं लोगे, अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व करने लगे तो पहले उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे, तो 275, और फाइनल वॉल्यूम आपको निकालना है T2 आपको कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन। तो यहां से आप क्या लगाओगे, चार्ल्स इक्वेशन क्या है, V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। V2 हमें नहीं पता, V1 कितना है 3 बाय 275 इंटू में T2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना भाई, 300 है, और यहां से हमारा V2 सोल्व हो के आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट और क्वेश्चन है, गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर, एक गैस का वॉल्यूम कितना है ब्रो 3 लीटर है एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से क्या करोगे, वैसे तो सोल्व है, फिर भी एक आधा बच्चा बोल देगी और सोल्व भी करके जाता। वॉल्यूम कितना है 3 लीटर है, T1 कितना है भाई 127 डिग्री सेल्सियस, और 127 को जब हम सेल्सियस में सॉरी केल्विन में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 केल्विन। वॉल्यूम 2 हमें नहीं पता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। T2 है 227 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 केल्विन। तो इक्वेशन लगा दीजिए V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, एंड यहां से आंसर आप लोगों ने बताना है कमेंट सेक्शन में, मुझे पता चले आप लोग कितना सीरियस होके पढ़ रहे हो। इसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर में अगर आपसे कभी कोई पूछा जाए टेम्परेचर और प्रेशर में क्या रिलेशन है भाई, सिंपल सी बात है यार, प्रेशर कुकर वाला एग्जांपल दिया ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर और प्रेशर में भी डायरेक्टली वाला ही रिलेशन होता है, ठीक है। तो क्या लिखा गया है भाई, सिंपल सी बात, द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, क्या बात है, सिंपल शब्दों में प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां से आप लिख सकते हो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। ये क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू KT, P बाई T इज इक्वल टू K, और K क्या होगा यहाँ पर एमएम्पटेंस कांस्टेंट होगा, और इक्वेशन क्या बन जाएगी P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2, इक्वेशन बन सकती है। अब अगर ये देख लो, अब यहाँ पर ये 0 से क्यों टच नहीं होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर रहेगा ना, ठीक है। और टेम्परेचर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं, एब्सोल्यूट का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन। अब 0 केल्विन पे तो कोई गैस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, मतलब आज तक कोई गैस ऐसी नहीं मिली है जो 0 डिग्री सेल्सियस से ही 0 केल्विन पर भी गैस स्टेट में एग्जिस्ट करती हो। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही फेमस, बहुत ही सुंदर, सुशील हमारे भाई साहब आवोगाड्रो जी आए। आवोगाड्रो जी ने क्या बोला, आवोगाड्रो जी ने जो भी बोला उसे बोलते हैं आवोगाड्रोस लॉ। क्या बोला था उन्होंने, ये आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ के आए होंगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। यहाँ पर 3 बैलून्स दिखाए हैं जिनका वॉल्यूम सेम है, परिस्थितियां बिल्कुल सेम है, तो इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम ही होंगे, ठीक है कि नहीं। और अगर कहीं पर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट N। इसको हटाएंगे तो इसके नाम का कुछ कांस्टेंट आएगा K, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे आवोगाड्रोस कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा V बाई N इक्वल्स टू K, इक्वेशन क्या बन जाएगी V1 बाई N1 इज इक्वल टू V2 बाई N2। क्या ही चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। याद है तुम्हें, होता था एट STP सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल
इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव इक्वल वॉल्यूम, और वो हर एक गैस का वॉल्यूम कितना होता था 22.4 लीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, चलो अब इनको कंबाइंड करके हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, इन सारे गैस लॉज को कंबाइंड करके हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है, ये आइडियल गैस किसे कहते हैं, आइडियल किसे कहा जाता है, जो अपने बड़ों की बात माने, ठीक है ना, और बड़े कौन है, ये गैस लॉज, बॉयल्स, चार्ल्स, इन सब की जो बात मानते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं। अब देखिए हमारे पास 3 लॉ हैं, सबसे पहले हमारे पास आएगा एवोगाड्रो लॉ, ठीक है ना, एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रो जी ने क्या बोला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, इट्स योर इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके बाद क्या है आपके पास, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स जी ने क्या बोला, अगर बहुत सिंपल करना चाहो, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इट्स योर इक्वेशन नंबर 2। एंड लास्ट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स जी ने क्या बोला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट्स इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इनको कंबाइन कर दीजिए, 1, 2 एंड 3 को, तो क्या हो जाएगा भाई, V इज N, ये P और इनटू में T, है ना, कंबाइन करके ये हो जाएगा ना, P अपॉन में है, इसको हटाएंगे तो इसके नाम को कुछ कांस्टेंट आएगा, V इज R N T, और ये P उधर चला जाएगा, तो यहाँ से ये इक्वेशन एक नया फॉर्म ले लेगी, ये बन जाएगी PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है ना, और ये PV इज इक्वल टू NRT को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और कोई भी गैस अगर इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है तो उसे बोल देंगे कि ये आइडियल गैस है। R यहाँ पर एक गैस कॉन्स्टेंट, R क्या होता है यहाँ पर, गैस कॉन्स्टेंट, इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, यही है। इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं बेटा, क्या लिखा गया है, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हुज वैल्यू इज सेम फॉर ऑल गैसेस। बट हाँ, अगर आप क्या लोगे, यूनिट डिफरेंट लोगे, मतलब प्रेशर की यूनिट बार लोगे, एटमॉस्फेरिक लोगे या पास्कल लोगे, तो थोड़ी अलग अलग वैल्यूज होती रहेंगी। बट यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर है वो ये है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, या फिर 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये आप लोगों ने देख लेना परिस्थितियां कैसी हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग इसको चेंज कर दोगे। तो एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे पेज पे लेके जाना चाहेंगे। चलिए, बहुत शानदार। कैलकुलेट द टेम्परेचर, हमें T निकालना है, और 4 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 4, ऑक्यूपाइंग 5 डेकामीटर क्यूब। 5 डेकामीटर क्यूब का मतलब क्या है, वॉल्यूम दे रखा है ना 5, एंड प्रेशर दे रखा है 3.32 बार, है ना, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू जनरली गिवन होती है, अदरवाइज आप लोगों ने खुद से भी आइडिया लगा लेना है, 0.083 बार डेकामीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT। T क्या हो जाएगा, PV बाय NRP। प्रेशर कितना दे रखा है आपको 3.32, V वॉल्यूम कितना दे रखा है 5, बाय N नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4, एंड R गैस कांस्टेंट कितने 0.083। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आएगा यूनिट आ जाएगी, और टेम्परेचर केल्विन में ही आएगा, ठीक है नहीं। तो इस तरह से मतलब बेटा जी कहीं पर भी लगा के आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.8 ग्राम ऑफ CO2। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे हैं, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग इज गिवन मास कितना है 8.8, एंड M इज मोलर मास। मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है भाई, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 2 32, दैट इज 44। डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा, और ये 2 सिंपल आउट करोगे 0.2 मोल्स आ जाएंगे। प्रेशर 1 बार दे रखा है, और वॉल्यूम तो हमें निकालना ही है, PV इक्वल टू NRT करके वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे आप लोग। बात क्लियर है कि नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। क्या रिलेशन है बिटवीन डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास, ये कहाँ से बनी है, इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ है, इसका डेरिवेशन हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन से। PV इक्वल टू क्या होता है NRT,
एन इज नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला W/m RT, और ये PV, ये P, और इसको ऐसे कर दो RT, और ये M, और ये W/V, W इज मास एंड V इज वॉल्यूम, और ये क्या हो जाएगा DRTM, और ये PM इज DRT, और यहाँ से D डेंसिटी आपको कभी भी निकालनी हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला भी यहाँ से बन जाएगा। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कुछ मिसिंग है यार, ओके कुछ मिसिंग है और उसको मैं करवा देता हूँ। हमारे पास मिसिंग है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, मैं साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए हमारे पास 2-3 कंटेनर हैं, समझ के चलिएगा। हमारे पास क्या है, 2-3 कंटेनर हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास मान के चलते हैं गैस A, इसमें हमारे पास मान के चलते हैं गैस B, और यहां पर जो मिक्सचर बनेगा A + B, मतलब क्या है कि ये इसका प्रेशर है, ये गैस A का प्रेशर है, ये गैस B का प्रेशर है, और इसका जो टोटल मिक्सचर बनने वाला है, टोटल जो हमारे पास मिक्सचर होगा, अगर आपको उसका प्रेशर निकालना है तो वो उन दोनों प्रेशर का सम हो जाएगा। तो डिफाइन किस तरह से करोगे, अगर आप इसे डिफाइन करना चाहो, टोटल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग, कंडीशन है नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। समझ रहे हो? अगर आपके पास एक मिक्सचर है और आपको टोटल प्रेशर निकालना है तो उस मिक्सचर का जो प्रेशर होगा वो जितने भी आपने गैसेज ली हैं उन सब के प्रेशर के सम के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर 10 गैसेज होती तो 10 के 10 का मतलब मान के चलो इसका प्रेशर 10 है, इसका प्रेशर 20 है, तो मिक्सचर का प्रेशर क्या रहेगा ब्रो? 30 रहेगा। ये बोलता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब मैथमेटिकली आगे करना चाहते हैं, देखिए मैंने क्या बोल दिया कि जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा भैया? PA, ओके बहुत शानदार, PA + PB। ये बात किसने की? डाल्टन जी ने की। ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर। अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलूं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है? P इज N/V RT। बहुत शानदार, ठीक है, N/V RT। अब समझिए कि जो T है टेम्परेचर, वो गैसेस के लिए सेम रहेगा। गैस कांस्टेंट तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी सेम ही रहती है। V वॉल्यूम, कंटेनर का जो साइज है वो सेम है, तो ये सभी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो अगर मैं गैस A के लिए जाऊं, PA को अगर मैं लिखना चाहूं तो उसे मैं क्या लिख सकता हूं? Na/V RT, इट्स योर इक्वेशन नंबर 1। और ये PB को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? NB/V RT, इट्स योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। और अगर मैं इसको सम कर दूं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं P टोटल में आप क्या लिख सकते हो बेटा? इसको P टोटल में आप लिख सकते हो PA + PB, यानी कि Na/V RT + NB/V RT, और ये यहां से Na + NB और ये RT/V जो है कॉमन आ गया। इट्स योर इक्वेशन नंबर
क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ से एक ऑपरेशन लगाया जा सकता है, यहाँ से हम इसमें एक ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्या ऑपरेटिंग। बहुत शानदार। अब ये मत बोल देना कोई जेई वाला हो, मतलब नॉन मेडिकल वाले हो, सर ऑपरेशन तो बायो वाले करेंगे, हम तो बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंगों को घेरेंगे, हैं। चलिए ऑपरेटिंग 3/1, इक्वेशन नंबर 3 को 1 से डिवाइड कर दो, या फिर 1/3, 1/3। तो कर दीजिए बेटा ऑपरेशन। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, पी ए इज NA बाय V, और ये RT, और ये P टोटल यहाँ से NA प्लस NB, और यहाँ पे क्या आ जाएगा RT बाई V। RT बाई V से RT बाई V कैंसिल, तो यहाँ से क्या बन गया PA बाय P टोटल इज NA बाई NA प्लस NB। आई होप ये आप लोगों को पता है NA बाई NA प्लस NB क्या होता है, इज XA। और यहाँ से अगर आपको PA निकालना हो, किसी भी गैस का अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस एंड टोटल प्रेशर। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया तो बोलो, दोबारा समझा देते हैं, दोबारा समझा देते हैं। यहाँ से आप ऑपरेशन लगा सकते हो इक्वेशन नंबर 2, जो कि ये रही इक्वेशन नंबर 3। क्या कर सकते हो, ऑपरेटिंग 2/3, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड करोगे, कर दीजिए 2 को 3 से डिवाइड, 2 को 3 से डिवाइड। हाँ, PB क्या है, PB इज NB, और ये RT बाई V, और ये क्या है भाई P टोटल, और ये NA प्लस NB RT बाई V कैंसिल। तो ये PB बाई P टोटल क्या बचा, NB बाई NA प्लस NB, यानी कि XB। और इक्वेशन बनाना चाहो तो PB इज XB इंटू में P टोटल हो जाएगा, या सुनो बोलो, क्लियर होती है। तो ये हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, ये सिलेबस में तो नहीं है, बट फिर भी इसका ओवर आइडिया आपको होना चाहिए कि क्या होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज मॉलिक्यूल। गैस के पास छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें मॉलिक्यूल बोलते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज सो स्मॉल दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। देखिए गैस के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, और गैस का जो वॉल्यूम माना जाता है वो हमेशा कंटेनर का वॉल्यूम माना जाता है। मीन्स ये जो रूम है, इस रूम में जितनी सारी गैसेज होंगी, जितने भी हैं, 10 पार्टिकल है, 20 पार्टिकल है, 100 है, 1000 पार्टिकल है, ठीक है, तो उनका जो वॉल्यूम है वो पूरा इस रूम का वॉल्यूम माना जाएगा। अगर हम उन 1000 गैसेज को इकट्ठा कर दे, शायद इतना कुछ हो जाएंगे इकट्ठे करके, और इस अब टोटल वॉल्यूम के सामने उनकी एग्जिस्टेंस क्या ही है, बिल्कुल ना के बराबर है। नेक्स्ट, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। अगर अट्रैक्शन होती तो भाई साहब शायद वो लिक्विड होता या फिर सॉलिड होता। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, हमेशा मूव करते रहते हैं, वो रेस्ट पे नहीं होते। ठीक है, मूव करते रहेंगे, हमेशा टकराते रहेंगे, खुद के साथ भी, खुद तो छोटे छोटे से होते हैं, वो क्या ही टकराना है वो, ठीक है, और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी टकराते रहते हैं। द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज फाउंड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो कोलिजन होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, मतलब कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता उधर। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगी भाई साहब, वो स्पीडली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज फाउंड टू बी नेग्लिजिबल। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करती है मास पे। अब पार्टिकल्स का कुछ मास तो होना चाहिए, अब उनका मास ही नहीं रहेगा तो काहे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी भाई। अगर एक्ट करती तो उन्हें खींच के नीचे बिठा देती। तो हम ये थोड़ी ना बोलते कि गैस के मॉलिक्यूल कभी भी रेस्ट पे नहीं होते, वो तो रेस्ट पे चले गए ना अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर एक्ट करने लगे तो ये वाली बात है। इसके बाद इसकी इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन आप लोगों ने याद करनी है, इसकी डेरिवेशन नहीं आती है। क्या है वो, PV इज इक्वल टू 1/3 MNV RMS का स्क्वायर।
जब भी कभी न्यूमेरिकल करने हैं। पी का मतलब होता है प्रेशर, और प्रेशर जो आपने लेना है हमेशा पास्कल में लेना है। वी का मतलब होता है वॉल्यूम, जो कि आपने मीटर क्यूब में लेना है। एम का मतलब होता है मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो कि आपने किलोग्राम्स में लेना है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एंड वी आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, जो कि आपने मीटर पर सेकंड में लेनी है दादा। ठीक है कि नहीं। अब जैसे इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको थोड़ा यहां रख देते हैं। इफ अ कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 1 लीटर, 1 लीटर कैपेसिटी यानी वॉल्यूम दे रखा है उसका 1 लीटर, बट हमने तो किस में लेना है वॉल्यूम को बता रखा है, वॉल्यूम को हमने लेना है मीटर क्यूब में। और कितना होता है लीटर क्यूब में अगर मैं बात करूं तो इसको कितना लिखोगे आप लोग, इसको लिखने वाले हो 10⁻³ मीटर क्यूब। देयर आर 25 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 25, 10⁻25। मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 10⁻22 ग्राम है ये, 10⁻22 ग्राम, बट हमने किलोग्राम में लेना है तो अपॉन में 1000 लगा देंगे तो 10⁻25 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है। एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी होगी इसकी, ठीक है कि नहीं। वी आर एम एस कितनी देर के 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट हमें तो मीटर में चाहिए ना डाटा, तो ये क्या हो जाएगा 10⁵ सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं, अब मीटर पर सेकेंड। अब ये सारे का सारा डाटा आप क्वेश्चन में पुट कर दो बेटा, है ना। अब आपके पास क्या है काइनेटिक, जस्ट अ सेकेंड, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है भाई, 1/3 mn/v/RMS का स्क्वायर। ये सारी वैल्यू पुट करके बेटा जी आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बार आप लोग खुद से क्रॉस चेक कर लो, इस वीडियो को पॉज करके इस न्यूमेरिकल को ट्राई कर लो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइडियल गैस, रियल गैस। आइडियल गैस किसे कहते हैं, वो गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। आइडियल गैस इक्वेशन को यानी कि जो मानती है PV = nRT होता है भाई। अगर कोई भी गैस ये बोल दे कि PV = nRT है, वो आइडियल गैस है। और रियल गैस किसे कहते हैं, जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, यानी कि जो नहीं मानती दैट PV इक्वल होता है nRT के। PV ये बोलते हैं कि PV ≠ nRT। आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल नहीं हो सकती। हाँ, कुछ खास परिस्थितियों के अंदर रियल गैस को आइडियल बनाया जा सकता है, और इसके लिए हम लोगों ने बहुत बढ़िया ट्रिक की हुई है, लालू प्रसाद। बाकी अगर आपको लगता है कि इससे बढ़िया कुछ ट्रिक हो सकती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लालू प्रसाद हाईली टैलेंटेड, LPHT मतलब लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो, लो प्रेशर हो और हाई टेम्परेचर हो तो एक रियल गैस बिहेव करने लग जाती है एक आइडियल गैस की तरह। ठीक है कि नहीं। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आता है। अब हमें पता है कि एक होती है आइडियल गैस, बोला होता ना यार ये बढ़िया है। जैसे मैंने बोल दिया आप सबको कि चलो यार अभी ना बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं या नेट एग्जाम आ रहे हैं, जेई आ रहा है, तो आपने 4-4 घंटा डेली पढ़ना है। एक आधा ऐसा भी होगा जो मेरी बात को पूरा मान रहा होगा, हाँ यार सर ने बोला 4 घंटे पढ़ना मतलब 4 घंटे पढ़ना। एक आधा ऐसा भी होगा जो नहीं यार सर को क्या पता, मुझे तो मतलब सर ने बोला स्टेट में टॉप करना, मैंने तो इंडिया में टॉप करना, मैं तो 8 घंटे पढ़ूंगा। और ऐसा अगर छोड़ दो यार, है हम जय माता दी करके आएंगे और वो 1-2 घंटे पढ़े। तो अब आइडियल कंडीशन क्या थी, बड़ों की बात माननी क्या थी कि 4 घंटे पढ़े। पॉसिबल है कोई ज्यादा पड़ जाए, पॉसिबल है कोई कम पड़ जाए। एक होती है आइडियल गैस, एक होती है रियल गैस। रियल गैस कौन सी होती है, जो डेविएट करती हैं, जो थोड़ा अलग होती हैं आइडियल गैस से। वो कितना अलग है ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। The extent to which a gas deviates from ideal behavior, the extent to which a gas deviates from ideal behavior can be studied in terms of quantity Z, known as compressibility factor. और compressibility factor का फॉर्मूला क्या होता है ब्रो, Z का फॉर्मूला होता है PV by nRT, या फिर आप लोग दूसरा फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, V real by V ideal। अगर कभी रियल गैस का वॉल्यूम और आइडियल गैस का वॉल्यूम सेम है तो जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब रियल गैस किसकी तरह बिहेव कर रही है, आइडियल गैस की तरह। अगर कभी रियल गैस का वॉल्यूम कम है एज कंपेयर टू आइडियल गैस, तो जो जेड की वैल्यू है वो लेस देन 1 आएगी ब्रो।
और लेस देन 1 आने का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम कम कब हो सकता है, जब पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। जब पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से चिपक के रहेंगे, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और वॉल्यूम कम होने का मतलब है वो नेगेटिवली डेविएट हुआ है, ठीक है ना। वहां पर क्या हुआ है, नेगेटिव डेविएशन हुआ है, वहां पर आप लोगों को अट्रैक्शन है, गैस कंप्रेस हो चुकी है। आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, रियल गैस का वॉल्यूम कम है। दूसरे शब्दों में, अगर कभी रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, रियल का ज्यादा हो जाए, आइडियल का कम हो जाए, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, जेड की वैल्यू मोर देन 1 आएगी। अब बड़ा है वॉल्यूम तो पॉजिटिव डेविएशन हुआ है। और वॉल्यूम बढ़ कब सकता है, जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर भागे। अगर वो एक दूसरे से दूर भागेंगे तो क्या होगा, अगर पार्टिकल एक दूसरे से दूर भागेंगे तो ऑब्वियसली जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा। दूर दूर बैठेंगे पार्टिकल एक दूसरे से जाके, जब पास पास आ जाते हैं तो जगह कम घेरते हैं, दूर दूर बैठेंगे तो जगह ज्यादा ही घेरने वाले हैं। और यहाँ पर फोर्स कौन सी है, रिपल्शन, गैस जो है एक्सपेंड हो गई है। अब अगला है वेरिएशन ऑफ जेड वर्सेस पी। अलग अलग गैस के लिए हम लोगों ने बिहेवियर को ऑब्जर्व किया प्रेशर बढ़ाने के साथ, ठीक है ना। तो देखिए कुछ गैसेस थी, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये हमारे पास है आइडियल गैस, जहां पर जेड हमेशा इक्वल टू 1 रहता है, ठीक है। यहां पर ये है। अच्छा, कुछ गैसेस हैं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है, ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगी। और कुछ गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे CH2 है, और भी कुछ गैसेस। देखिए क्या लिखा गया है, हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन, चाहे प्रेशर लो हो चाहे प्रेशर हाई हो। ऑल अदर गैसेस शो नेगेटिव डेविएशन, सभी गैसेस स्टार्टिंग में नेगेटिव डेविएशन शो कर रही हैं, बट जब प्रेशर बढ़ा देते हो, यहां पर देखिए आपने प्रेशर बढ़ाया तो उनका डेविएशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो। देखिए ये क्या है, जेड इक्वल्स टू 1 है, यहां पर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, ठीक है। दो गैस थी, कौन कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि हमेशा ही क्या रहने वाली हैं, ऊपर की तरफ रहने वाली हैं। बाकी सभी गैसेस, जितने भी गैसेस को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, वो स्टार्टिंग में तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, बट जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिवली डेविएट हो जाएंगी, ठीक है ना। हीलियम नीचे की तरफ है। और टेम्परेचर के साथ बढ़ाएं तो टेम्परेचर के साथ क्या होता है भाई, जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो, मैं बता देता हूं, ये हमारे पास क्या है, जेड इक्वल्स टू 1 बोले तो आइडियल गैस, ठीक है ना। अब यहां पर है टेम्परेचर, समझ रहे हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो क्या होने लगेगा, आइडियल गैस, आइडियल बिहेवियर आपको जल्दी मिलने लगेगा। एक सेकंड में दिखा भी देता हूँ। ओके, मैं इसको थोड़ा सा अगले पेज पे बनाता हूँ, सो दैट कि ना आपको वाइब्स ज्यादा आ जाए। वाइब्स का तो सारा खेल है और हम तो सिर्फ वाइब्स के लिए ही पढ़ते हैं। देखिए ये है T1, T1 सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, तो ये देखो ये आइडियल गैस के कितना पास है, ये T3 सबसे कम टेम्परेचर है, और ये देख लीजिए ये आइडियल बिहेवियर से कितना नीचे की तरफ है। याद रखिए, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज आइडियल बिहेवियर ऑल्सो इंक्रीजेज। आपने लिखा भी था हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर जो है वो जल्दी अचीव हो जाता है। तो बेटा जी ये था हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का वन शॉट। आई होप 1 घंटे में सारा कंप्लीट कर दिया है। 2x की स्पीड में देखना, मोस्टली सब कुछ हो जाएगा। स्टिल आपके डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, बता देना। आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू, ठीक है, पूरी हेल्प की जाएगी। आपको लगता है कि सर ये टॉपिक हमें और डिटेल में पढ़ना है, इस टॉपिक के हमें ज्यादा क्वेश्चन करने बेटा, वो सभी चीजें करवाई जाएंगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड नेक्स्ट किस चैप्टर का वन शॉट चाहिए ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। जिसके कमेंट सबसे ज्यादा आएंगे उस चैप्टर का वन शॉट बहुत जल्दी आ जाएगा। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।